Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब आर्टिकुलेट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं जावेद फारूकी एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के प्रमुख स्मारकों की पार्ट 2 क्लास लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ दोस्तों। इसके पहले की क्लास में मैंने आपसे काफ़ी विस्तार में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के स्मारकों के बारे में चर्चा करी थी। ओके, इस क्लास में हम लोग उसके पार्ट 2 पर बात करेंगे, यानी कि जो स्थल बाकी रह गए थे उन स्थलों के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो स्वागत है दोस्तों, आइए बगैर कोई देर के हुए शुरू करते हैं और चर्चा जारी करते हैं। दोस्तों, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल जो प्रमुख स्थल है जिसका नाम है दोस्तों एलोरा की गुफाएं, एलोरा केव्स। दोस्तों, एलोरा केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। इसकी खासियत ये है दोस्तों कि इस स्मारक को पत्थरों को तराश करके बनाया गया है, यानी कि एक पहाड़ी को इस तरह से तराशा गया है पत्थरों को कि वो एक पूरा का पूरा एक स्मारक, एक खूबसूरत नक्काशी भरा हुआ स्मारक बना दिया गया है। दोस्तों, इस एलोरा की गुफाएं इतनी खूबसूरत हैं, इन गुफाओं का निर्माण राजपूत वंश के शासकों ने करवाया। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इनका निर्माण जो है वो राजपूत वंश के शासकों ने करवाया था। ओके, इन एलोरा हिल्स में कुल 234 गुफाएं हैं, कुल 34 केव्स हैं, जिनमें से 217 ना हिंदू धर्म से संबंधित है, 5 जो है वो बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित है और 12 दोस्तों ना बौद्ध धर्म से संबंधित। तो कुल 34 गुफाएं हैं। तो इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म की गुफाओं में बहुत सारी मूर्तियाँ, तीर्थंकरों की मूर्तियाँ या बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, लेकिन ये जो 17 गुफाएं हैं इसमें विभिन्न हिंदू पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियाँ, खासकर दोस्तों रामायण और महाभारत की कथाओं का चित्रांकन मूर्ति शिल्प के रूप में किया गया है। महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि इस मूर्ति की इस गुफाओं के ऊपर वाले हिस्से में पत्थरों को तराश करके भारत का प्राचीनतम मंदिर कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। ये अपने आप में सबसे खास बात है। इतने शानदार वास्तुशिल्प की वजह से इस मंदिर को, इस मूर्ति कला को, यानी कि इस स्थापत्य कला को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये इस स्थल के सारी विशेषताओं को आप लोग एक बार पढ़ लें, जान लें, इनके सारे पहलुओं को समझ लें, नोट कर लें, ये आपके काफ़ी काम आएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है, जो अगला जो स्मारक है जो कि विश्व विरासत सूची में शामिल है, वो है दोस्तों हम्पी के स्मारक समूह। जैसा आप सबको पता है कि 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान सुदूर दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। 1336 में तुगलक साम्राज्य के दौरान एक विद्रोही राज्य के रूप में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी, जो कि आगे संगम और तुलु वंश के शासकों के दौरान ये काफ़ी विकसित होता चला गया दोस्तों। दोस्तों, हम्पी के स्मारकों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजयनगर के शासकों ने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि वो अपनी कई सारी सिविल इंजीनियरिंग की डिज़ाइनिंग के साथ साथ दोस्तों विभिन्न प्रकार के मंदिर स्थापत्य की विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो द्रविड़ स्थापत्य कला की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम इसी हम्पी के विजयनगर के शासकों ने किया था। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि विजयनगर के दौरान हम्पी में कुछ प्रमुख जो स्मारक बनाए गए, उसमें एक मंदिर है दोस्तों जिसका नाम है हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर। इस मंदिर की खासियत ये है कि न केवल इसमें कल्याण मंडप बनाया गया है, विजयनगर के मंदिरों में एक नई विशेषता कल्याण मंडप की शुरुआत की गई, बल्कि इसमें रथों, पल्लव काल के रथों को वापस बनाया जाने लगा। और एक और इसमें बात ये थी कि रथों को वापस बनाया जाने लगा, बल्कि इसमें एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें इनके पिलर्स को इस तरीके से तराशा गया है जिसमें से म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं दोस्तों, म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं। तो यहाँ की खासियत है।
हम्पी के स्मारक समूह की शानदार और अनोखी बनावट कारण इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट भी कहीं न कहीं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। दोस्तों गोवा शुरू से ना पाश्चात्य कल्चर का, यानी यूँ कहें कि पुर्तगालियों का एक प्रभाव में ये केंद्र हमेशा से बना रहा। यानी कि पुर्तगालियों का प्रभाव गोवा में रहा। गोवा पुर्तगालियों का एक हेडक्वार्टर भी रहा दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ पे पाश्चात्य स्थापत्य कला का विकास काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। खासकर दोस्तों जो विक्टोरियन नियो गोथिक शैली जो थी, जो कि स्थापत्य पाश्चात्य स्थापत्य कला की देन थी, उस नियो गोथिक शैली का विकास यहाँ पर अलग अलग स्थापत्य में देखने को मिलता है। इन स्मारकों में प्रमुख स्मारक है चर्च ऑफ बॉम जीसस, जिसमें सेंट फ्रांस जेवियर और सेंट कैथेड्रल के मकबरे हैं। इसके अलावा यहाँ से चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस, ये दोस्तों दो चर्च ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो कि गिरजाघरों में लकड़ी पर उकेरी गई कास्ट कला देखने के लायक है दोस्तों। कास्ट कला पे बहुत काम किया गया है। सबसे बड़ी बात दोस्तों की नियो गोथिक शैली में बनाया गया है, इसलिए इन स्मारकों को भी विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगले स्थलों में है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाओं की खासियत ये है कि मुंबई से समुद्र के अंदर करीब 12 किलोमीटर दूर एक टापू है दोस्तों, जिसको धारापुरी कहते हैं। इसी टापू पर एक शानदार गुफा मंदिर बनाया गया है। इस मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के सामंत शासक शिलाहार वंश के शासकों ने करवाया था। गुफाओं का निर्माण 7वीं-8वीं शताब्दी में किया गया दोस्तों, शिलाहार वंश के शासकों के द्वारा। उस समय तक पश्चिमी भारत में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सभी का प्रभाव काफ़ी फैल गया था। चूँकि दोस्तों शिलाहार राष्ट्रकूट शासक जो थे वो शिलाहार वंश को बौद्ध धर्म को मानने राष्ट्रकूट शासकों में बहुत ऐसे शासक थे जो जैन धर्म को मानते थे और कुछ बौद्ध धर्म को भी मानते थे, और बाद में शिलाहार शासक जो है वो शैव धर्म को मानने लगे थे या दूसरे अन्य धर्मों को मानने लगे थे। इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख करके यहाँ पर कुल 7 गुफाएं बनाई गई हैं, जिसमें से 5 गुफाओं में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और 2 में बौद्ध धर्म का साक्ष्य मिलता है। दोस्तों हिंदू देवी देवताओं में भगवान शिव को प्रमुख रूप से यहाँ पर उकेरा गया है, लॉर्ड शिवा को प्रमुख रूप से यहाँ पर उकेरा गया है, जिनके विभिन्न पोस्चर की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। उनके अलग अलग भाव भंगिमाओं की बड़ी शानदार और बड़ी विशाल सुंदर रिलीफ आकृतियाँ दीवारों को तराश करके, पत्थरों को तराश करके मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ओके, तो इन गुफाओं को, इनकी कारीगरी को देख करके, इनकी सुंदर कारीगरी के कारण इनको 1987 में इन गुफाओं को भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। आप इन्हें भी नोट कर लें, इनकी विशेषताओं को समझ लें। मूर्ति कला की शानदार विशेषताएं हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय पर्वतीय रेलवे क्या रहा दोस्तों कि इंडियन जो माउंटेनस रेलवे है, ये भारत की रेलवे की एक अमूल्य धरोहर है, जिससे कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इन रेलवेज को टॉय ट्रेन के तौर पे जानते हैं और इसमें अभी भी दोस्तों इसमें पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी लाइन होती है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन माउंटेनस एरियाज़ में नेटवर्किंग को टूरिज़्म को ध्यान में रख करके कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कि लोग इससे दर्शनीय स्थलों को, पहाड़ों के दर्शनीय स्थलों को देख सकें, इन रेलवेज़ का निर्माण किया गया है। जिसमें से इसके कुल 3 रेलवेज़ हैं दोस्तों भारतीय पर्वतीय रेलवे के। एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो आप देख पा रहे हैं, कालका शिमला रेलवे और नीलगिरी पर्वतीय रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच है। इसको टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। 1999 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसी तरीके से नीलगिरी माउंटेनस रेलवे भी है। ये दोस्तों 2005 में तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। इसे भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। और कालका शिमला रेलवे दोस्तों, कालका शिमला रेलवे जो है 1903 में पर्वतीय रेलवे की स्थापना इसकी की गई थी, जो कि कालका और शिमला के बीच में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पर्वतीय रेलवे को भी 2008 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्मारक है, एक महत्वपूर्ण भारत की विरासत है जो यूनेस्को में विश्व विरासत सूची में शामिल है। कभी आप लोगों को देखने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए, देखिए।
जो इन न केवल दोस्तों आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी इन ट्रेन पे बैठ करके, जैसा कि आप एक टॉय ट्रेन में फील करेंगे। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होगी और इसमें सबसे बड़ी बात बैठ करके आपको इन प्राकृतिक छटाओं को देखने का जो मज़ा है, जो आनंद है, वो अपने आप में अद्भुत है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं। दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं भारत में प्राचीन का प्रागैतिहासिक काल में भारत में मनुष्य की गतिविधियों, उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, उनकी विभिन्न विशेषताओं, उनके जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में चित्रकलाओं के माध्यम से विस्तार से चर्चा करते हैं। ओके, मनुष्य की प्रमुख जो उनकी गतिविधियां थीं, जो आज से करीब लाखों साल पहले भारत में देखने को मिलती हैं, जो भारत में रही होंगी, उन सारी गतिविधियों को कुछ लोगों ने पहाड़ों की दीवारों पर, भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर बड़ी खूबसूरती के साथ चित्रित किया है दोस्तों। ओके, जैसा आप देख सकते हैं कि ये इमेजेस में आप देखिए कि इन भीमबेटका की गुफाओं में इन चित्रों को कैसे लाल रंग के चट्टानों से दोस्तों शिकार करते हुए, या फिर डांस करते हुए, या मदर के द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए, है ना, फीडिंग कराते हुए बच्चे को, ऐसी बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर बनाई गई हैं। बहुत सारे जानवरों की चित्र बनाए गए हैं, जो कि भारतीय कला के न केवल धरोहर हैं, बल्कि ये प्राचीन काल के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य भी हैं, और जिनसे जुड़ करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं दोस्तों। प्राचीन काल के इतिहास को समझ सकते हैं। इस असल की खोज 1957-58 में वीएस वाकनकर साहब ने करी थी। 1990s में इसको पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि एएसआई ने इसको संरक्षण किया था, लेकिन 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों कि भीमबेटका की गुफाएं यानी कि भारतीय पुरातात्विक या शैल चित्रों की जानकारी केवल भीमबेटका में नहीं बल्कि भारत भर में फैले हुए अलग अलग गुफाओं से मिलती है, जिसमें कुछ आंध्र प्रदेश में गुफाएं हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। ओके, कुछ दोस्तों आपके अल्मोड़ा में यानी कि उत्तराखंड में भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से भीमबेटका में लंबी कई किलोमीटर में की गुफाओं से ये और ज़्यादा सघनता के साथ ये चित्रकारियाँ प्राप्त होती हैं, जो 2500 लाख साल पहले मानव गतिविधियों के चित्रों को यहाँ पे दिखाए गए, इसलिए यूनेस्को पे शामिल है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का पुराना नाम बॉम्बे वीटी विक्टोरिया टर्मिनस था, जो कि विक्टोरियन गोथिक शैली में बनाया गया भारत का सबसे शानदार और सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया है। और ये भारत के सबसे खूबसूरत विक्टोरियन, जिसे दोस्तों विक्टोरियन टर्मिनस कहा जाता है, ये नियो गोथिक स्टाइल में बनाया गया है। और ये स्टेशन उन्नत संरचना, तकनीकी विशेषता और भारतीय स्थापत्य कला के सौंदर्य को दर्शाता है दोस्तों। इसका नाम अब आज़ादी के बाद इसका नाम सीएसटी कर दिया गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया है। 2004 में इस स्टेशन को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ओके, इसके अलावा चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल चंपानेर पावागढ़ उद्यान भारत के गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण पहले दोस्तों चौहान राजवंश के कुछ शासकों ने करवाया था। बाद में दोस्तों इसको गुजरात के एक शासक महमूद बेगड़ा ने भी यहाँ पे काफ़ी काम करवाया था दोस्तों। चंपानेर में उसने एक उद्यान का निर्माण करवाया था और राजपूत शासकों ने भी इस पे काफ़ी कुछ वर्क करवाया था। तो कला संस्कृति का, खासकर दोस्तों स्थापत्य कला का एक शानदार धरोहर के रूप में भारत के इतिहास की एक अमूल्य विशेषता है। इसकी वजह से इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है 2004 में। लाल किला के बारे में दोस्तों सभी जानते हैं, जो हमारे भारत की आन शान और बान का प्रतीक है। खासकर दोस्तों हमारी आज़ादी की जो पहली सुबह आज़ादी का दोस्तों जो पहला दिन था, जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब ने यहाँ से पूरे राष्ट्र को संबोधित किया था, तब से यह परंपरा है कि लाल किले से हर एक राष्ट्रीय दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा दोस्तों जो है वो देश को एड्रेस किया जाता है। खासकर फ्लाइंग होस्ट किया जाता दोस्तों जो है वो झंडा फहराया जाता है। ओके, मतलब एक तरीके से कहें तो
झंडा फहराते हैं दोस्तों यहाँ पे। इस स्थल का निर्माण जो है वो 1648 में आप जानते हैं कि शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ओके, तो शाहजहां दोस्तों जब इसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र किया, उसके बाद ही उसने इसे रेड सैंडस्टोन से, लाल बलुआ पत्थर से इसे जो है इसका निर्माण करवाया था। ये 2007 में इस किले को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। ओके, तो ये रहा दोस्तों आपका लाल बलुआ पत्थर से निर्मित लाल किले के बारे में। अब आइए नेक्स्ट बिल्डिंग पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बिल्डिंग है जयपुर का जंतर मंतर। दोस्तों एक्चुअली जंतर मंतर तो भारत में कई सारे हैं, लेकिन इनमें जो सबसे खूबसूरत या जो अपनी बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए है वो है जयपुर का जंतर मंतर। ओके दोस्तों, जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण राजा जयपुर के शासक आमेर शासक जयसिंह द्वितीय के द्वारा 1724 में करवाया गया था। जंतर मंतर बनाने का उद्देश्य सूर्य को आधार बना करके समय का सही मापन कराना था। जैसा कि आप सबको पता है कि जयसिंह टू एक शानदार एस्ट्रोलॉजर थे, एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे दोस्तों, और एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर यानी कि सामाजिक सुधारक के रूप में भी भारत के इतिहास में उनको याद किया जाएगा। उन्होंने ऐसे कुल देश के 5 जगहों पे ऐसे जंतर मंतर का निर्माण करवाया है। इनमें से जयपुर के अलावा 4 और जगहों पे दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में भी करवाए गए। लेकिन इनमें दोस्तों जयपुर का जो जंतर मंतर है वो कहीं सबसे ज़्यादा प्रमाणिक समय का मापन करता है। आप जानते होंगे दोस्तों कि राजा जयसिंह टू ने मुगल बादशाहों की सेवा में भी रहे, और उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर उन्होंने जिज मोहम्मद शाही नाम का एक टेबल भी बनाया था समय का सही मापन करने के लिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स के फील्ड में उन्होंने बहुत सारे जैसे दोस्तों कह सकते हैं कि अलजेब्रा वगैरह में जो भी किताबें लिखी गई थी वेस्टर्न कल्चर में, उन किताबों का उन्होंने संस्कृत भाषा में अनुवाद करवाया। नेपियर वगैरह की दोस्तों जो किताबें थी, और यूक्लिड और नेपियर की, उनको ट्रांसलेशन कराया। यूनेस्को की इस दोस्तों जयपुर के इस जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, और ये अपने आप में बड़ी खास मॉन्यूमेंट भारत का जाना जाता है। इनके अलावा दोस्तों राजस्थान के पहाड़ियों में वहाँ के राजस्थान के शासकों के द्वारा कई सारे दुर्गम दुर्ग का दोस्तों निर्माण करवाया गया। ये दुर्गम दुर्ग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है। पहाड़ों के अंदर दोस्तों इस दुर्गों का निर्माण कराना अपने आप में बड़ा ही शानदार विशेषताओं को समेटे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें आप देखने को मिलेगा कि इन पहाड़ों में दोस्तों झील भी है। ओके, तो इनका निर्माण कराना अपने आप में बड़ा अद्भुत रहा होगा। फिर भी ये निर्माण राजस्थान के शासकों के द्वारा कराया गया है। पूरे राजस्थान भर में फैले हुए 6 दुर्ग हैं, पहाड़ी दुर्ग हैं। ये कुछ चित्तौड़गढ़ में है, कुछ कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। ये 6 दुर्गों को 2013 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कराया गया है। अपनी खासियत की वजह से, अपनी बनावट की, अपनी सुंदरता की वजह से इन्हें शामिल किया गया। इसके अलावा रानी की वाव दोस्तों ये एक बावड़ी है जो कि सोलंकी वंश की शासक भीमदेव फर्स्ट की रानी उदयमती ने राजा भीमदेव फर्स्ट की याद में बनवाया था, गुजरात के पाटन जिले में। ओके, एक बावड़ी है दोस्तों, इसका कई उद्देश्य होता था। सीढ़ीदार कुएं होते हैं नीचे पानी उतरने के लिए, पानी संरक्षण के लिए दोस्तों इस बावड़ी का निर्माण करवाया जाता था। अपने आप में बहुत सारी सुंदरता को समेटे हुए रानी की वाव, जैसा आप देख पा रहे हैं कि पत्थरों से बनाया गया है, जिस पर बहुत सारे मूर्तिकारी भी की गई है, मूर्ति शिल्प कलाकारी भी यहाँ भी है, जो कि एक अमूल्य धरोहर है दोस्तों। 2014 में इस बावड़ी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नालंदा बिहार की बात करें तो दोस्तों बिहार में आप सबको पता है कि गुप्त शासक कुमारगुप्त ने बिहार में, जो कि दोस्तों स्वयं एक विष्णु शासक था, फिर भी उसने बिहार के नालंदा में एक बौद्ध विहार के रूप में उसने नालंदा विहार की स्थापना करवाई कुमारगुप्त ने। यह विहार दोस्तों शुरू में बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए था, लेकिन जो समय के साथ एक महान विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील हो गया। ओके, और भारत के प्राचीन शिक्षा केंद्रों में के रूप में ये जाना जाता है दोस्तों, और जहाँ पे हर एक प्रकार की उच्च शिक्षा के हर एक प्रकार की और हर एक एक्सट्रीम की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। यानी कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर लौकिक विषयों की भी शिक्षा, जैसे ग्रामर, दर्शन, मतलब ग्रामर के और अलावा दोस्तों संगीत, नृत्य और ज्योतिष और
और भी दोस्तों विभिन्न विधाओं में इनमें शिक्षा प्रदान किया जाता था। इस नालंदा विहार के बारे में हर्षवर्धन के समय में आए हुए एक चाइनीज़ विजिटर वेनसांग ने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, जहाँ पे बताता है कि यहाँ पे दुनिया के कई फेमस विद्वान यहाँ पे शिक्षा प्रदान करते थे और करीब दुनिया भर से आए हुए 10,000 से भी अधिक भिक्षुक या शिक्षार्थी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे दोस्तों। ये भारत की प्राचीन शिक्षा का एक महान केंद्र है, जिसे 2016 में विश्व विरासत सूची के रूप में शामिल किया गया है। मज़े की बात यह है दोस्तों कि इस नालंदा विहार के नाम पर ही वर्तमान समय में भी एक बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया गया है, ओके, जो भारत के प्राचीन गौरव को दर्शाता है दोस्तों। तो आप इन्हें भी, इनके बारे में भी नोट कर लें, इनकी सारी विशेषताओं पे, जहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर दोस्तों, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो है, जो पुराना अहमदाबाद, जिसकी स्थापना भील के द्वारा, राजा आशा भील के द्वारा आशावल नाम से की गई थी, तब से ये गुजरात सल्तनत का महत्वपूर्ण राजनीतिक और वाणिज्यिक केंद्र रहा। इसको विकसित करने का काम दोस्तों बाद में गुजरात के शासकों ने किया दोस्तों। मतलब उसमें से एक अहमद शाह नाम का एक शासक था, जिसने अहमदाबाद शहर की स्थापना कराई है। 2017 में दोस्तों इस शहर को, इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता की वजह से इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ली कार्बूजियर के वास्तुशिल्प की बात करें दोस्तों, ली कार्बूजियर एक फ्रांसीसी आर्किटेक्चर थे, जिन्होंने दुनिया भर के 7 अलग अलग, मतलब कई अलग अलग देशों में 17 स्थलों को डिज़ाइन किया। उनमें से दोस्तों भारत में उन्होंने भारत के पहले वेल प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ को भी डिज़ाइन किया था, जो कि भारत का पहला प्लान्ड सिटी माना जाता है और अपनी बहुत सारी खूबसूरत मोनूमेंट्स के लिए चंडीगढ़ जाना जाता है दोस्तों, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो इसे ली कार्बूजियर के वास्तुशिल्प को 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। लेकिन ये 7 अलग अलग 17 मोनूमेंट्स हैं दोस्तों, जिसे ली कॉर्बूजियर का एक कृति मानी जाती है और उनके सारे ही शिल्पों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित रूप से शामिल किया गया है। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल्स, मुंबई में दोस्तों एक विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेम्बल, जिसका निर्माण विक्टोरियन न्यू गोथिक शैली में किया गया है और ये भी एक बड़ा शानदार म्यूजियम के रूप में दोस्तों जाना जाता है। 2018 में से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। गुलाबी शहर जयपुर, सभी दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि चेहरे पे आपके खूबसूरती भी, एक मुस्कान भी आ जाती होगी दोस्तों गुलाबी शहर जयपुर के बारे में सुन करके, क्योंकि दोस्तों ये शहर अपने आप में बड़ा ही सुंदर, जयपुर के आमेर या जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय के द्वारा इस शहर का निर्माण कराया गया। इसका डिज़ाइन भी उन्हीं के द्वारा किया गया था और अपने जयपुर शहर अपनी गुलाबी संस्कृति, गुलाबी धौलपुरी पत्थरों के वजह से दोस्तों इसे भारत का पिंक सिटी भी कहा जाता है। अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए जयपुर शहर भारत का एक प्रमुख शहर है और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लासेस। अब मिलते हैं फिर जल्दी ही अगली क्लास में, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अगली क्लासेस में हम भारत के प्राकृतिक स्थलों के बारे में भी चर्चा करेंगे जो बचा रह गया है, और इस तरह से हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, अपना ख्याल रखिए।